हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज अभ्युदय योजना के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट शुरू किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से डिमांड थी बच्चों की, आप लोगों की, कि इकोनॉमी भी शुरू किया जाए। उसको देखते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव क्लास ना होकर रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसके कारण लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, लेकिन जल्दी ही लाइव क्लास की व्यवस्था की जाएगी और लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। आप लोग जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को सिलेबस बताया गया था और सिलेबस के अंतर्गत ये बता दिया गया था कि कितने सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे। कुछ क्लासेस चली भी थी, उस पर परिचर्चा भी हुई थी, लेकिन चूँकि कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, कुछ बच्चों का ज़्यादा कोर्स हुआ था, कुछ बच्चों का कम कोर्स हुआ था, इसलिए जीरो बेस बजट की तरह ज़ीरो सिलेबस से काम शुरू किया जा रहा है। तो आज हम लोग उसी क्रम में पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और संरचना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के हम दो पार्ट करेंगे। एक होगा आपका स्वरूप और दूसरा पार्ट होगा आपका संरचना। स्वरूप के अंतर्गत भी तीन पार्ट किए जाएंगे, तीन भाग होंगे। पहला भाग होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो दूसरा भाग होगा वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा सेक्शन जो आपका है वो संरचना से रिलेटेड है। संरचना को भी तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका विकसित अर्थव्यवस्था, एक होगा आपका अविकसित अर्थव्यवस्था, और तीसरा खंड होगा विकासशील अर्थव्यवस्था। इसका एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वरूप और संरचना है क्या। और उसके पहले भी मैंने दो वर्ड लिखा है, एक भारतीय, एक अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था किसी देश के जो आर्थिक प्रणाली होती है, आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय वहाँ उपस्थित भूमि, पूंजी, श्रमिक, संगठन, ये सारे जो स्वरूप होते हैं, इनसे मिलकर जो आर्थिक प्रणाली बनती है उसे बोलते हैं हम आर्थिक संरचना। तो यही आर्थिक प्रणाली मिलकर जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं हम अर्थव्यवस्था। अब इसी अर्थव्यवस्था में संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जो विभाजन किया जाता है वो अलग अलग देशों के लिए होता है। जैसे भारत के लिए संसाधन का विभाजन कुछ और है। यहाँ श्रमिक अधिक, पूंजी कम है, संसाधनों पर नियंत्रण है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का। तो यहाँ हम कहते हैं क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसे ही आप देखेंगे समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, तीनों के अलग अलग स्वरूप हैं। स्वरूप का जो निर्माण किया गया है ये संसाधनों के वितरण पर है।
या संसाधनों के नियंत्रण पे कर लीजिए। जबकि संरचना थोड़ा सा भिन्न है, ये है संसाधनों का प्रयोग एवं विदोहन इसके आधार पे हम संरचना का डिवाइडेशन करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो एक एक पार्ट पर चर्चा करेंगे कि है क्या। सबसे पहले बात होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या। उसके पहले हम अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है क्या। उसके बाद क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे। जब आपकी लाइव क्लास होंगी, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछिएगा, उस पर आपका समाधान किया जाएगा। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं उनका विभाजन निम्न रूप से किया जाता है। जो होता है, पहला होता है आपका भूमि, दूसरा होता है आपका श्रम, तीसरा होता है आपका पूंजी और चौथा होता है आपका संगठन। संगठन में मूलतः दो चीज़ों को रखा जाता है, एक रखा जाता है आपका शासी और दूसरा प्रबंधक। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। इन्हीं चारों पांचों चीज़ों को मिलकर जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसी कहते हैं हम अर्थव्यवस्था। जब ये संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं तो इन संसाधनों के बदले एक रिटर्न मिलता है, प्रतिफल मिलता है। जैसे भूमि के बदले प्राप्त होने वाला प्रतिफल क्या है, लगान। श्रमिक जब अपना श्रम त्यागता है तो उसके बदले प्राप्त होती है उसको मजदूरी। पूंजीपति को ब्याज और संगठक को लाभ प्राप्त होता है। यही चारों संसाधन मिलकर जिस व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक, आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि जब भी नेशनल इनकम की बात की जाती है, किसी देश के राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, वहां की राष्ट्रीय आय होती है। ये चारों चीज मिलने के बाद अपने आप व्यवस्था का निर्माण कर देते हैं। तो एक बात उठी, सलूशन निकाला गया कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था का विभाजन जो स्वरूप के आधार पर किया गया है वो क्या है। स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो विभाजन है वो मुख्यतः तीन भागों में है। सबसे पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसी संसाधनों, जो आपका संसाधन है, उत्पादन के पांच जो संसाधन चार बताए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, जब इन्हीं संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है,
कल्याण की प्राप्ति करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके विपरीत जस्ट अपोजिट है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जब इन संसाधनों पर किसका नियंत्रण हो? निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो और उत्पादन का जो उद्देश्य हो वो क्या हो? लाभ की प्राप्ति करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं हम? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर गौर कीजिए, जब इन संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो और उत्पादन का उद्देश्य कल्याण की प्राप्ति करना हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इससे जस्ट अपोजिट जब हम बात करते हैं इन संसाधनों पर जब निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, तो उसे कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के संसाधनों पर, इन्हीं चारों संसाधनों पर सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण हो। और उत्पादन का जो ऑब्जेक्ट हो, उद्देश्य हो, वो कल्याण के साथ साथ लाभ की प्राप्ति करना हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी की मिले जुले स्वरूप के साथ कार्य करती है। यहाँ दोनों गुण विद्यमान होते हैं। आपको यहाँ तक सामान्य किताबों में मिल जाएंगे। जिस प्रकार मैंने अर्थव्यवस्था का विभाजन तीन भागों में किया, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, वैसे ही समाजवाद और पूंजीवाद और मिश्रित, इनका भी विभाजन किया जाता है। अब हम थोड़ा इसके और आगे चलेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है आपका एकल समाजवाद और दूसरा है आपका बहुल समाजवाद। इसी प्रकार पूंजीवाद को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एकल पूंजीवाद और दूसरा है बहुल पूंजीवाद। अब ये है क्या? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ तीन प्रकार के सरकारों की बात की गई है। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। जब उत्पादन के संसाधनों पर, वही संसाधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी और
प्रबंधक, इन पर किसी एक सरकार मतलब केंद्र या राज्य या स्थानीय सरकार का नियंत्रण होता है और उत्पादन का जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, वो कल्याण की प्राप्ति करना होता है, उसे कहते हैं हम एकल समाजवाद। एग्जाम्पल हम बात करें तो भारत में रेलवे पर केंद्र का नियंत्रण है, रक्षा पर केंद्र का नियंत्रण है, तो वो एकल समाजवाद का स्वरूप लेता है। दूसरा हम बात करते हैं बहुल समाजवाद। जब उत्पादन के संसाधनों पर केंद्र के साथ साथ राज्य या केंद्र के साथ साथ स्थानीय या केंद्र के साथ साथ राज्य स्थानीय तीनों का नियंत्रण होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं बहुल समाजवाद। तो दो चीज़ें हुई, एकल समाजवाद जब आर्थिक संसाधनों पर किसी एक सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार का उद्देश्य लाभ की प्राप्ति करना हो, कल्याण की प्राप्ति करना होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था एकल समाजवाद कहलाती है। इसके विपरीत जब उत्पादन के संसाधनों पर एक से अधिक सरकार, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, उसे कहेंगे हम बहुल समाज। अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत के संदर्भ में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों मिलता है, तो यहाँ एकल समाजवाद भी मिलता है और बहुल समाजवाद भी मिलता है। एकल समाजवाद का एग्जाम्पल दिया था आपको कि सेना पर, रक्षा पर जो होता है केंद्र का नियंत्रण, रेलवे पर केंद्र का नियंत्रण, बैंक पर केंद्र का नियंत्रण, यानी एकल समाजवाद। वहीं दूसरी तरफ बहुल समाजवाद की बात करें तो शिक्षा पर केंद्र, राज्य और स्थानीय तीनों सरकारों का नियंत्रण होता है। ऐसे आप पुलिस देखें, राज्य का नियंत्रण होता है, एकल समाजवाद। ठीक, तो भारत में एकल समाजवाद और बहुल समाजवाद दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम, पूंजीवाद। पूंजीवाद को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एकल पूंजीवाद और बहुल पूंजीवाद। जब उत्पादन पर किसी एक क्षेत्र, निजी क्षेत्र का, एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जैसे चाय बेचने वाला खुद चाय बनाता है, खुद बेचता है और खुद पैसा रखता है, तो उसे कहते हैं हम एकल पूंजीवाद। संपूर्ण संसाधनों पर उसका नियंत्रण होता है। इसके विपरीत बहुल पूंजीवाद, जब एक से अधिक जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सब कहलाती हैं बहुल पूंजीवाद। जैसे एग्जांपल रिलायंस ग्रुप, तो रिलायंस ग्रुप के जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो क्या होते हैं, उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। उनका संसाधनों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है। तो समाजवाद की तरह पूंजीवाद में भी एकल पूंजीवाद और है बहुल पूंजीवाद। यहाँ उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, कल्याण की प्राप्ति, और पूंजीवाद में आपका उत्पादन का जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ की प्राप्ति। इन्हीं दोनों के संयुक्त स्वरूप को एकलवाद यानी एकल समाजवाद, बहुल समाजवाद, एकल पूंजीवाद और बहुल पूंजीवाद को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, जिसका डिफिनीशन मिलता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के संसाधनों पर सरकार व निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व यानी दोनों की भागीदारी पाई जाती है, या कह सकते हैं नियंत्रण पाया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं,
मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये जो आपका डिफिनेशन हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, ये स्वरूप के आधार पर विभाजन हुआ, जिसमें हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था पे चर्चा किया। ये तो अर्थव्यवस्था का एक पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट पे चर्चा होगी। दूसरा पार्ट आपका संरचना से रिलेटेड है। जब लाइव क्लास शुरू होगी तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर इसको नोट आउट करना है तो नोट आउट कर लें इसको आप, क्योंकि यहाँ से पीटी में क्वेश्चन तो कम बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। जब आपकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप लिखने को आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखने को आती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अतिरिक्त लिखने को मिलेगा। किताबों में सामान्य रूप से समाजवाद और पूंजीवाद पे ही चर्चा हुई है। एकल समाजवाद, बहुल समाजवाद, एकल पूंजीवाद और बहुल पूंजीवाद की चर्चा आपको सामान्य किताबों में देखने को नहीं मिलेगी। इसको एक स्टैंडर्ड बुक उठानी पड़ेगी, विशेषकर जो फॉरेन राइटर हैं उसी में देखने को मिलेगा। जो घरेलू चीज़ें हैं उसमें नहीं मिलती। अब हम बढ़ते हैं संरचना की ओर। संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला आपका है अविकसित अर्थव्यवस्था। संरचना है क्या? किसी भी देश में जो संसाधन होते हैं इन संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है, संसाधनों के प्रयोग व विदोहन के बाद जो भी अर्थव्यवस्था को प्राप्त होता है, उस बेस पे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे बोलते हैं हम संरचना। तो पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था, पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा आपका विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। अनडेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग मतलब विकास कर रही अर्थव्यवस्था, जिसे बोलते हैं हम विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अभी विभाजन क्यों किया गया है? विभाजन इसी संसाधनों के प्रयोग व विदोहन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के आधार पर किया गया है। एग्जाम्पल से एक एक का देखते हैं हम। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कृषि की प्रधानता हो, यानी एक बड़े भाग में या देश की एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर आधारित हो, वही उनके उपभोग का साधन हो, वही उनके रोजगार का साधन हो, वही उनके आय का साधन हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था। इसकी कई विशेषताएं हैं। पहला, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की क्या हो? अधिकता पाई जाती हो और सेवा क्षेत्र की न्यूनता पाई जाती हो, यानी सर्विस सेक्टर वहाँ पे बहुत कम हो, ना के बराबर हो, ठीक। और जो उद्योग हों वो ट्रेडिशनल हों, परंपरागत, जैसे लकड़ी के बने सामान, जूट के बने सामान, इनका निर्यात हो रहा हो, इस पर उस अर्थव्यवस्था का उद्योग टिका हुआ हो। कृषि से संबंधित बने उत्पाद, यानी जो ट्रेडिशनल
परंपरागत कई सालों से चले आ रहे हों, इसी का व्यापार होता हो, इसी का उद्योग हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहते हैं हम अविकसित अर्थव्यवस्था। और भी विशेषताएं हैं यहाँ पर। आपका जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बहुत कम होता है, मान लीजिए 4% से भी नीचे होता है। अब मुद्दा उठता है जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी हिंदी होती है सकल घरेलू उत्पाद। एक देश के एक वित्तीय वर्ष में उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। गौर कीजिए, ये देश है, भौगोलिक सीमा की बात हुई इसीलिए इसको मैं क्लोज कर दिया। किसी भी देश में 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवाएं। प्राथमिक क्षेत्र में जो हम रखते हैं वो क्या रखते हैं? कृषि, खनन और मत्स्य। 3 चीज़ों को हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो रखा जाता है वो रखा जाता है निर्माण व विनिर्माण, और तीसरा क्षेत्र जो आपका है वो सेवा ही है। ये दोनों प्रत्यक्ष उत्पाद हैं और सेवा परोक्ष उत्पाद है। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू सिग्मा P, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों में तीनों क्षेत्रों में जो प्राप्त होता है P1 P2 P3, इसी के योग को हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पर जीडीपी जो होती है वो 4% से कम पाई जाती है। मतलब अगर पिछले साल 100 करोड़ का उत्पादन हुआ है तो इस साल मात्र 102-103 करोड़ का उत्पादन होगा। उत्पादन में वृद्धि बहुत कम होगी। ऐसे कंसेप्ट है कैपिटा आउटपुट रेशियो, COR, यानी कि एक इकाई उत्पादन के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं कैपिटा आउटपुट रेशियो। सामान्यतः जो अविकसित देश होते हैं यहाँ पर पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है? अधिक होता है, यानी एक इकाई उत्पादन के लिए हम अधिक मात्रा में पूंजी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? उसका कारण है कि यहाँ की तकनीक क्या होती है? पिछड़ी होती है, परंपरागत होती है, इसीलिए यहाँ पर उत्पादन के लिए पूंजी का प्रयोग अधिक होता है। अब एक बात हमें यहाँ पे चर्चा कर लें कि पूंजी का मतलब रुपया नहीं होता, पूंजी का मतलब मैकेनिज्म होता है, भौतिक संसाधन होता है। यानी कि उत्पादन के लिए जो एक बार में पूरी मात्रा में लगने वाला संसाधन होता है उसे कहते हैं हम पूंजी। जैसे मैं आपको क्लास ले रहा हूँ तो ये बोर्ड क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। मार्कर पूंजी कहलाएगा। बिल्डिंग पूंजी कहलाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। पूंजी मतलब रुपया नहीं होता, पूंजी मतलब मैकेनिज्म होता है, भौतिक संसाधन होता है। ठीक, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ एक इकाई उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में पूंजी का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम क्या? अविकसित अर्थव्यवस्था। ऐसे यहाँ की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति निम्न होती है। यहाँ पर जनसंख्या दबाव पाया जाता है, पर कैपिटा इनकम कम होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम ज्ञात करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय से वहाँ की जनसंख्या को विभाजित कर दिया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय बटा टोटल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, किसी देश की राष्ट्रीय आय 1000 है और जनसंख्या वहाँ की 20 है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जो 50 रुपये आया वह उस देश का क्या हुआ? प्रति व्यक्ति
आय हुआ। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिस भी अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था। इसके विपरीत बात करें, ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखे जाते हैं, शुरू करते हैं। इसकी भी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर सेवा क्षेत्र की भागीदारी अधिक होती है और कृषि क्षेत्र की भागीदारी कम होती है। यानी यहाँ के जो लोग हैं, देश की जनसंख्या वह सेवा क्षेत्र में अधिक इन्वॉल्व होती है एक परिपेक्ष कृषि क्षेत्र के। दूसरा, यहाँ पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद उच्च होता है कंपैरिजन अविकसित देशों के। तीसरा, यहाँ की क्रय शक्ति उच्च होती है। यहाँ पर का कैपिटा आउटपुट रेशियो COR क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसाया जाता है कि अविकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्पाद उच्च होता है, निम्न होता है, या पहले उच्च होता है फिर निम्न होता है। तो हमेशा अविकसित देशों में पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है या रेशियो है वो क्या होता है, उच्च होता है, और विकसित देशों में ये निम्न होता है। क्यों? क्योंकि एक इकाई उत्पादन के लिए अविकसित देशों में अधिक मात्रा में पूंजी लगती है, क्योंकि तकनीक पिछड़ी होती है, पुरानी होती है, परंपरागत होती है। इसके विपरीत जो विकसित देश होते हैं वहाँ की तकनीक आधुनिक होती है, सतत रूप से परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए वहाँ पर एक इकाई उत्पादन के लिए पूंजी की मात्रा बहुत कम लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है कैपिटा आउटपुट रेशियो कम पाया जाता है। अगली विशेषता, यहाँ प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है। एक वर्ल्ड बैंक के सर्वे के अनुसार जो आया था वो लगभग $20,000 से अधिक होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $20,000 से अधिक है। भारत के लिए बात किया जाए तो भारत का जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय है वो 1200 से 1300 जो रुपए हजार के बीच बना हुआ है। अब एक बार हम लोगों ने अविकसित अर्थव्यवस्था की बात की, दूसरी हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात किए, तीसरी हम बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की। इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या होता है, उच्च होता है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं अच्छी होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उच्च होता है। ऐसी विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। जस्ट अब तीसरे बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर कुछ गुण अविकसित अर्थव्यवस्था के पाए जाते हैं और कुछ गुण विकसित अर्थव्यवस्था के पाए जाते हैं। यानी कि कहा जाए कि अविकसित से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर क्या होती है, गतिमान होती है, इसीलिए उसे कहते हैं विकास कर रही अर्थव्यवस्था, यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये है क्या। हम विकासशील अर्थव्यवस्था की चर्चा करने के लिए भारत को उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं, जहां दोनों के गुण देखे जाएंगे भी एक एक करके। जैसे हम पहली विशेषता लेते हैं कृषि क्षेत्र। भारत में आज भी 55% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, जो आपको अविकसित अर्थव्यवस्था की ओर दर्शाती है।
वहीं दूसरी तरफ बात करें सेवा की, तो राष्ट्रीय आय में 60% के लगभग हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र का। ये दिखलाता है आपको विकसित अर्थव्यवस्था, वो दिखलाता है आपको अविकसित अर्थव्यवस्था। भारत की पर कैपिटा इनकम आज भी कम है, लेकिन इसके विपरीत भारत परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में विश्व का कौन सा देश है? चौथा देश है। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान और चौथे नंबर पे भारत। तो जहां ये आपको अविकसित अर्थव्यवस्था के गुण दिखाते हैं, वहीं आपका ये विकसित अर्थव्यवस्था के गुण को दर्शा रहा है। ऐसे बात करें हम शिक्षा, आज भी भारत का जो शिक्षा क्षेत्र है वो पूर्ण नहीं है, 100% नहीं है। उसके बावजूद भी भारत तकनीक निर्यात में विश्व के अग्रणी देशों में सम्मिलित किया जाता है, विशेषकर आईटी सेक्टर में। तो भारत में जहां एक तरफ अविकसित अर्थव्यवस्था गुण पाए जाते हैं, उसके विपरीत विकसित अर्थव्यवस्था के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसलिए भारत को डेवलपिंग इकोनॉमी की श्रेणी में रखा जाता है। ये एक सामान्य विभाजन है। एक अर्थशास्त्री थे रोस्टो। रोस्टो ने अर्थव्यवस्था का ऐतिहासिक क्षण का विकास प्रस्तुत किया और विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। एक है हमारा परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, इसे कहते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसे कहते हैं स्टेज ऑफ प्री टेक ऑफ। तीसरी अवस्था है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, स्टेज ऑफ टेक ऑफ, और चौथा है परिपक्वता की अवस्था, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, और 5वीं अवस्था है उच्च उपभोग की अवस्था, स्टेज ऑफ हाई कंज्यूम। उच्च उपभोग की अवस्था को हम कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, और परंपरागत अर्थव्यवस्था कहते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। बाकी जो तीनों स्टेजेस हैं इसको हम रखते हैं किसमें? विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में। भारत इस समय तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है, चौथी अवस्था की ओर अग्रसर है। चाइना चौथी में प्रवेश कर चुका है और 5वीं की ओर अग्रसर है। फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान, ये सब 5वीं अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो
इसके बाद आगे नेक्स्ट जो चैप्टर मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे। आज आपको जो पढ़ाया गया, पहली चीज़ बताई गई कि इकोनॉमी है क्या, फिर इकोनॉमी का स्वरूप जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एकल समाजवाद, बहुल समाजवाद। पूंजीवाद के अंतर्गत एकल पूंजीवाद, बहुल पूंजीवाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था के का संयुक्त रूप एकल समाजवाद, एकल पूंजीवाद, बहुल समाजवाद, बहुल पूंजीवाद। और संरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का 3 विभाजन फिर किया गया: अविकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। इनकी विशेषताएं बताई गई, विशेषताओं के आधार पर इनका विभाजन किया गया और बताया गया कि कोई भी देश क्यों किस अवस्था में रखा गया है, वहाँ के संसाधन का जो प्रयोग है, विदोहन है और उसका परिणाम है, उसी के आधार पर उस अर्थव्यवस्था का विभाजन किया जाता है। अगला चैप्टर जो है हमारा, उस पर नया आपको रिकॉर्ड करके नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।